आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। सऊदी अरब के शहर मक्का में इतवार 19 के रोज़ मस्जिद हराम में कोविड-19 के सिलसिले में आयत पाबंदियों में नरमी की गई और समाजी फासले के उसूल को ख़त्म किया गया, जिसके बाद मुसलमानों ने यहाँ करीब 1.5 साल बाद कंधे से कंधा मिलाकर नमाज अदा की। मस्जिद हराम और खाने काबा के गिर्द समाजी फासले के लिए निशानात और अलामात लगाए गए थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है। ताहम इस वक्त खाने काबा की हुदूद में सिक्योरिटी गार्ड्स मामूर हैं और यहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं है। सऊदी अरब के सरकारी खबर रसां इदारे की शाये करदा वीडियोस और तस्वीर में मस्जिद के अंदर समाजी फासले के खात्मे का मंजर देखा जा सकता है। इतवार को फजर की नमाज के लिए लोग एक दूसरे के साथ खड़े थे, जो कि कोरोना के मुमकिना फैलाव के खदशात के पेश नज़र गुज़िश्ता 1.5 साल में नहीं देखा गया था। ताम मस्जिद में आने वाले तमाम अफराद के लिए लाजिम है कि उन्होंने वैक्सीन की 2 खुराकें हासिल की हों। इसके अलावा नमाजियों के लिए लाजिम है कि वो चेहरों पर मास्क पहने। साबिक़ रियासती वज़ीर मोटकुपल्ली नरसिम्हलू ने पीर को हैदराबाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी में उनका खैर मकदम करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि नरसिम्हलू उनके करीबी साथी हैं और कई साल तक इन दोनों ने एक साथ काम किया है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना बरखी के मसाइल पर नबराद आजमा था और मुटकुपल्ली, जिन्होंने वज़ीर तवानाई की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, वो इन मसाइल को अच्छी तरह जानते हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी नरसिम्हलू से दोस्ती सियासत से बालातर है। KCR ने कहा कि उन्होंने जब अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक शुरू की थी तो बहुत से लोगों ने उन पर तनकीद की थी। KCR ने कहा कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती से तकरीबन 13 बार मुलाकात की थी, ताकि रियासत को हासिल करने के लिए उनकी हिमायत हासिल कर सके, जो बेफैज़ रहीं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में किसानों और हैंडलूम मजदूरों की खुदकशी के वाक़यात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और माशी तौर पर पसमानदा लोगों की फलाह और बहबूद के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुटकुपल्ली नरसिम्हलू ने दलित बंधु से मुतालिक तमाम प्रोग्रामों में शिरकत की थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगले 7 सालों में दलित बंधु पर तकरीबन 1,70,00,000 रुपये खर्च करने का मंसूबा बना रही 1,70,000 करोड़ रुपये खर्च करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। TRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने आज तेलंगाना भवन में 15 नवंबर को मुनक्कद किए जाने वाले विजय गर्जना को कामयाब बनाने और 10 लाख अफराद की वरंगल के विजय गर्जना व प्लीनरी सेशन में शिरकत को यकीनी बनाने के सिलसिले में रोज़ाना 5 ता 10 अरकान असम्बली और काउंसिल और पार्टी के वर्कर्स के साथ इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने आज सिरसिल्ला, संगारेड्डी, विकाराबाद, वनपर्ती, कामारेड्डी, एल्लारेड्डी और विकाराबाद और आलमपुर के अरकान असम्बली और काउंसिल के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इस बात की हिदायत दी कि वो अपने अपने हलकों के ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को विजय गर्जना में शिरकत करने की आवाम को तरगीब दें और उन्हें वरंगल पहुँचाने के लिए बेहतर से बेहतर
इंतजाम करें। सदर टीआरएस के इंतखाब के सिलसिले में मुनक्किद किए जाने वाले इलेक्शन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से आज तेलंगाना भवन में महिला अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली व काउंसिल और ZPTC सदरनशीन ने एक एक सेट रिटर्निंग ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी के हवाले किया। जिन महिला अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली व काउंसिल ने के चंद्रशेखर राव का पर्चा नामजदगी दाखिल किया, उनमें काबिल ज़िक्र रियासती वज़रा सत्यावती राठौर, सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट M कविता, रुकन कानून साज काउंसिल K कविता, अराकीन असम्बली सुनीता रेखा अजमेरी और दीगर शामिल हैं। वाज़ेह है कि TRS सदर का इंतखाब 25 अक्टूबर को किया जाएगा। 22 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पर्चे नामजदगियाँ वसूल की जा रही हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने TRS उम्मीदवार G श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए हुजूराबाद के कई मंडल्स में रोड शो को खिताब किया। इटाला राजेंद्र को झूठा कायद करार देते हुए बताया कि इटाला राजेंद्र रियासती हुकूमत पर यह झूठा इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि रियासती हुकूमत किसानों के कर्ज़जात माफ़ नहीं कर रही है और किसानों से धान की ख़रीदारी भी नहीं कर रही है, जबकि हक़ाक़ ये है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज़जात भी माफ़ कर दिए हैं। 57 ఏళ్లు నిండంగానే 2016 రూపాయల పెన్షన్ ఇప్పిస్తామని మేము అంటున్నాం. మరి అదే విధంగా ఇవాళ ఆడపిల్ల పెళ్లి పెట్టుకుంటే కళ్యాణ లక్ష్మి 1,16 వస్తుంది కదా. బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎక్కడన్నా ఇచ్చినాదే? 18 రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నది, ఇంట్లో ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఉన్నది. ఒక్క రూపాయి ఇస్తుందా? ఒక్క రూపాయి కూడా లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు పేదింటి ఆడపిల్ల పెళ్లికి సాయం చేయాలని ఇలా 1,16 రూపాయల చెక్కు అక్క చేతిలో పెడుతున్నాడు. అది కూడా పిల్ల తల్లి చేతిలో పెట్టుండు. పిల్ల చేతిలో పెట్టి అత్తగారింటికి పోయినాక వస్తే అల్లుడి చేతుల్లో అత్త చేతుల్లో పడ్డాయని. తల్లికి బరువు తెలుసు, ఆ తల్లికి ముట్టాలని 1,16 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. అవునా కాదా? మరి అదే విధంగా బిడ్డ కాన్పు పోతుంది. కాన్పు పోతే కూడా వెనక తొలసూరు కాన్పు తల్లిగారే చేయాలి. పెళ్లి ఖర్చు వెళ్ళక ముందే కాన్పు ఖర్చు వెళ్తుంది. అది కూడా ఇబ్బంది పడద్దని కేసీఆర్ కిట్ అనే పథకం తెచ్చి 12,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు. కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి ఆటో కిరాయి లేకుండా తెచ్చి బొత్తలపల్లి కాడ దించిపోతుంది. అవునా కాదా? ఇది కూడా చేసింది. మరి రేపు రాబోయే రోజుల్లో రైతుల కోసం ఏం చేసామో మీకు తెలుసు. ఇదే బొత్తలపల్లి కాడ యాసంగి పంట వండాలంటే నీళ్ళకి ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుండే. అయితే షటర్లు వలకొట్టాలి, తూములు తెగొట్టాలి, రోడ్ ఎక్కి ధర్నా చేయాలి. ఆ మెయిన్ కాలువ వరంగల్ కాలువ మీద పైపులు వేసి మోటార్లు పెట్టుకుంటే రాత్రిపూట MRO ఆఫీసర్ వచ్చి పైపులన్నీ కొయ్యాలి, మోటార్లన్నీ జీపులు వేసుకపోవాలి, కేసులు పెట్టాలి మన మీద. ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారు మీకు తెలియదా? ఇలా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసిన తర్వాత మీ SRSP కాలువల్లో ఫుల్గా నీళ్లు వస్తున్నాయా లేదా మీరే చెప్పాలి. ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నానే? పోయిన యాసంగి పంటలు మీరు ఏమన్నారు? ఇక చాలు, నీళ్లు చాలు, బంద్ పెట్టుడు మిషన్ దిగుతలేదన్నారు. ఎక్కడి తెలంగాణ, ఎక్కడి బొత్తలపల్లి, ఎక్కడికి పోయింది మీరే చెప్పండి. 60 ఏళ్ల కష్టం తీర్చింది TRS ప్రభుత్వం, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కాదా? మరి కరెంటుకి ఎంత ఇబ్బంది ఉండనే? కాలిపోయే మోటార్లు పేలిపోయే. 57 ఏళ్లు నిండంగానే 2016 రూపాయల పెన్షన్ ఇప్పిస్తామని మేము అంటున్నాం. మరి అదే విధంగా ఇవాళ ఆడపిల్ల పెళ్లి పెట్టుకుంటే కళ్యాణ లక్ష్మి 1,16 వస్తుంది కదా. బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎక్కడన్నా ఇచ్చినాదే? 18 రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నది, ఇంట్లో ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఉన్నది. ఒక్క రూపాయి ఇస్తుందా? ఒక్క రూపాయి కూడా లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు పేదింటి ఆడపిల్ల పెళ్లికి సాయం చేయాలని ఇలా 1,16 రూపాయల చెక్కు అక్క చేతిలో పెడుతున్నాడు. అది కూడా పిల్ల తల్లి చేతిలో పెట్టుండు. పిల్ల చేతిలో పెట్టి అత్తగారింటికి పోయినాక వస్తే అల్లుడి చేతుల్లో అత్త చేతుల్లో పడ్డాయని. తల్లికి బరువు తెలుసు, ఆ తల్లికి ముట్టాలని 1,16 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. అవునా కాదా? మరి అదే విధంగా బిడ్డ కాన్పు పోతుంది. కాన్పు పోతే కూడా వెనక తొలసూరు కాన్పు తల్లిగారే చేయాలి. పెళ్లి ఖర్చు వెళ్ళక ముందే. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने खारिजा पॉलिसी के हवाले से मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान मामले पर पाकिस्तान के NSA से बात करने का क्या फ़ायदा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत अमेरिका के इशारे पर काम करती है।
वाज़ेह हो कि हिंदुस्तान ने नवंबर में दिल्ली में अफगानिस्तान के हवाले से कौमी सलामती के मुशीरों की मीटिंग की मेज़बानी की तजवीज़ पेश की है। खित्ते के अहम स्टेक होल्डर्स बशमुल रूस, चीन और पाकिस्तान को इस इजलास में मदऊ किया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर में हमने सीज़ फायर को मान लिया, एलओसी पर सीज़ फायर ब्रेक हो गया था, हमने सीज़ फायर को मान लिया। क्यों माना हमने? फिर उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हमारे फौज के सिपाही मर रहे हैं, कभी 5 कभी 2 जॉइंट जूनियर कमीशन ऑफिसर मारा गया कल। सिविलियंस की टारगेटेड किलिंग हो रही है वैली में, और ये कहाँ से हो रही है? तो पड़ोसी देश से आ रहे हैं। अब तो वो लोग अपने आर्म टेररिस्ट को भिजा रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं। अब आप एनएसए से क्या बात करेंगे? पाकिस्तान के एनएसए से इनकी कोई पॉलिसी है क्या? फॉरेन पॉलिसी इनके पास कोई अप्रोच है क्या? बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं है। ना चीन के ताल्लुक से कुछ एलएसी पर कोई अप्रोच है, ना एलओसी पर इनका कोई कंसिस्टेंट अप्रोच है। कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट अप्रोच है, और जैसा इनको दबाया जाता है अमेरिका से, उस तरह से हम लोग हरकत करते हैं। मगर क्या ऐसे माहौल में इन लोगों से बातचीत करने से क्या हासिल होगा? अफगानिस्तान सब जानते हैं, खुद आरएसएस कह रही है कि चीन, पाकिस्तान, टर्की मिलकर तालिबान की मदद किए, और आप एनएसएस की मीटिंग करेंगे। ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है इस बारे में। पाकिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए। अरे बात क्या, आप तो भिजा रहे हैं ना, आप तो अपने ही देश से लोग अंदर आ रहे हैं। सरकार खुद कह रही है कि ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, उन हथियारों से टारगेटेड किलिंग हो रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का फेलियर है। मैं तो ये भी कहा हूं कि अगर उस किलिंग्स को रोका नहीं जाएगा वैली में, तो वो रेप्लिकेट होगा हमारे भारत के कोने कोने में। तो सरकार के पास आप किस लिए बात कर रहे हैं? क्या ये बीजेपी? सीनियर कांग्रेसी क़ायद साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने मरकजी वजीर व क़ायद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास उठावले की जानिब से वजीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी को बीजेपी ज़ेर क़ियादत एनडीए में शमूलियत पर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को खानगियाने से रोकने के लिए अपने असर को इस्तेमाल करने का जो ऐलान किया, उसकी मजम्मत करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ धमकियां देते हुए अपने हलीफ बना रही है, ताकि मुल्क के पंडित जवाहरलाल नेहरू की जानिब से कायम किए गए अवामी शोबे के कम्पनियों को अपने करीबी दौलतमंदों को फ़रोख्त करते हुए उन्हें मज़ीद दौलतमंद बनाया जाए। जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी खानगी कंपनियों को खौमियाते हुए मुल्क को कसीर सरमाया दिया था। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से रास या बिलरास 2 लाख अफराद का रोज़गार जुड़ा हुआ है। नहीं करते, आपके पार्टी नहीं मिले तो प्राइवेट करते क्या? ये कहाँ का तरीका है? मुझे तो नहीं मालूम भैया। अतावाले जी, आप बोल रहे अगर प्राइवेटाइजेशन हुए तो हमारा क्या होगा? बीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का क्या होगा? रिजर्वेशन नहीं रहेगा। और कितने लोग लड़के ला लिए विशाखा स्टील। यही कांग्रेस गवर्नमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में पब्लिक सेक्टर कायम करे थे। अभी एयर इंडिया भेज दिए और गंगावरम एयरपोर्ट भेज दे रहे, और कल ये भी भेज देंगे बीएचईएल अपना विशाखा स्टील। उसके बाद हैदराबाद में बीएचईएल, ईसीएल सो भी भेज देंगे। ये कहाँ का तरीका है? हमारा नौकरियां कहाँ जाना? इससे पहले क्या बोले? देश डिमोनेटाइजेशन करके क्या बोले? अरे ब्लैक मनी लाऊंगा, 15 लाख जमा करूंगा, वो नहीं करे। सरकार को 2 लाख हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे, तुम बोले वो भी फेलियर हो गए। मगर ये नया काम क्या हो रहा? आपके साथ मिले तो प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, आपके साथ नहीं मिले तो प्राइवेटाइजेशन करते बोल के ये तो बड़ा डेंजर बात कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार दबाव ला के लोगों को डरा धमका के प्राइवेटाइजेशन अपने दोस्तों को, कॉर्पोरेट सेक्टर को देना चाह रहे। इससे देश का बड़ा नुकसान होगा। इसके ऊपर सभी लड़ना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन में सोनिया गांधी से विनती करता हूं, मैडम बराबर प्राइवेटाइजेशन में उसके साथ किसानों का इश्यू, 2 इश्यू लेके आगे चलना, जब भी न्याय मिलेगा हर नौजवान को, हर पिछले तबको, एससी बीसी को लाभ मिलेगा।
ये मेरा है। दूसरा, हमारे संजीवैया साहब, दामोदरम संजीवैया चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश था जब यूनाइटेड था। साबिक वजीर और बीजेपी उम्मीदवार इटाला राजेंद्र अपनी इंतखाबी मुहिम हुजूराबाद के कई मंडल्स में कौमी बीजेपी कायद रघुनंदन के साथ रोड शो को मुखातिब करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव कोरोना वबा के दौरान अवाम की सेहत का ख्याल रखने के बजाय फार्म हाउस पर बैठकर ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इटाला राजेंद्र ने हरीश राव पर तनकीद करते हुए बताया कि ये उनके खिलाफ खुद झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। बीजेपी कायद रघुनंदन ने तेलंगाना हुकूमत को खानदानी हुकूमत करार दिया। ఒకటి మా గొల్ల కుర్మల్ మరి ఇక్కడ 3 ఏళ్ల క్రితం డీడీలు కట్టిండు. వచ్చినాయా గొర్రెలు? వచ్చినాయనే? ఎప్పుడు వచ్చినాయి? నేను రాజీనామా చేసిన తర్వాతనే వచ్చినాయి, గుర్తుపెట్టుకో. ఎక్కడ వచ్చినాయి? ఒక్క హుజరాబాద్లో మాత్రమే వచ్చినాయి. బయట ఒకవేళ బయట గొర్రెలు రావాలంటే 1,75,000 కావాలి. కానీ ఒక్క హుజరాబాద్కు మాత్రం నా దెబ్బకు తలుసుకొని 1,25,000 మాత్రమే 21 గొర్రెలు ఇచ్చింది, గుర్తుపెట్టుకో. ఇవాళ నేను ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్ననాడు ఈ నియోజకవర్గంలో డీడీలు కట్టి బిడ్డ వడ్డీ పైసలే మళ్ళీ అసలంతైనాయి గొర్రెలిప్పి బిడ్డ అంటే రాష్ట్రంలో అనేక జిల్లాలలో పైసలు మిగిలితే ఆ గ్రామానికి ఈ గ్రామానికి అంతో ఇంతో గొర్రెలిచ్చి రుణం తీర్చుకున్న బిడ్డ ఈ బిడ్డనే. కానీ ఇవాళ గొల్ల కుర్మల మీద ప్రేమ లేదు సుమా. ప్రేమ నా హుజరాబాద్ గొల్ల కుర్మల ఓట్ల మీద ఉన్నది కాబట్టే హుజరాబాద్ కు మాత్రమే గొర్రెలిచ్చిండ్రు. రఘునందన్ గారి దుబ్బాకలో ఇవ్వలే, మన దగ్గరికి వచ్చే కరీంనగర్ మంత్రికి ఇవ్వలే, మన దగ్గరికి ఇంకో ఎమ్మెల్యే వస్తాడు, పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే, ఆయన కూడా టికెట్ నేనే ఇప్పించిన, ఆయన కూడా గెలవడం నేనే ఇచ్చిన. కానీ ఆయన కూడా బాధ తగ్గిస్తాడు, ఆయన కూడా ఇక్కడ వస్తాడు. మరి కనీసం ఆ పెద్దపల్లిలో तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के उपल चौराहा पर गैर मजाज तामीर पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने उपल चौराहे पर गैर मजाज तौर पर ज़ेर तामीर मल्टीप्लेक्स पर सवाल उठाते हुए वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव को ट्वीट किया। उन्होंने तेलुगु ज़बान में किए गए ट्वीट में कहा कि गैर मजाज तामीर के खिलाफ की गई शिकायत पर ओहदेदारों की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई है। उन्होंने सवाल करते हुए तारक रामाराव से पूछा कि आपके महकमे की धांधलियों पर क्या कार्रवाई होगी या फिर आप भी इसमें हिस्सेदार हैं। उन्होंने ट्वीट के साथ ज़ेर तामीर इमारत की वीडियो भी पोस्ट की। उन्होंने दफ्तर और वज़ीर आला और कमिश्नर GHMC को टैग भी किया। ప్రాబ్లం కదా మాకైతే. बालाई इलाकों से पानी के बहाव में कमी के बाद शहर हैदराबाद के हिमायत सागर के 3 दरवाज़ों को बंद कर दिया गया। मौजूदा तौर पर इस अहम ज़ख़ीराब का एक दरवाज़ा 2 फीट की ऊंचाई तक खुला रखा गया है।
आज हिमायत सागर के मुकम्मल सतह अब 1763.5 के बरखिलाफ 1763.45 फीट दर्ज की गई। उसमें 500 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जबकि इसके दरवाज़ों के ज़रिए 700 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इसी दौरान उस्मान सागर की मुकम्मल सतह अब 1790 फीट के बरखिलाफ 1790 फीट ही दर्ज की गई। मूसा नदी में पानी को छोड़ने के लिए उसके 2 दरवाजे खुले रखे गए हैं। हिंदूपुर के रिकुने असम्बली व फिल्मी स्टार बाला कृष्णा ने जिले अनंतपुर के सरकारी अस्पताल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर अस्पताल में शरीक मरीजों से उनकी खैरियत पूछी और अस्पताल में की जाने वाली खिदमात और सहूलियात के बारे में पूछा। बाला कृष्णा अस्पताल की तिब्बी खिदमात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अस्पताल में तिब्बी खिदमात की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि मरीज़ों की जानिब से ये शिकायत की गई हैं कि उन्हें मुनासिब इलाज नहीं फराहम किया जा रहा है। बाला कृष्णा ने कहा कि उनकी पार्टी के दौरे हुकूमत में लाए गए तिब्बी आलात को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बाला कृष्णा ने इस मौके पर अस्पताल इंतज़ामिया को इंतबाह दिया कि वो कलेक्टर से उसकी शिकायत करेंगे। दरियासना श्रवण नामी एक शख्स बाला कृष्णा से रो कर शिकायत की कि मुनासिब इलाज ना होने से और डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उसके 2 दिन की बच्चे की मौत हो गई। बाला कृष्णा इस मौके पर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से बात करके कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। मालूम हुआ है कि बाला कृष्णा रायलसीमा वाटर प्रोजेक्ट के मुस्तकबिल के बारे में एक मीटिंग में शिरकत करने गए थे। वक्फ बोर्ड की लापरवाही से वक्फ की हज़ारों एकड़ ज़मीन पर लैंड माफिया और ख़ुद हुकूमत ने भी इन ज़मीनों को बेच दिया है और आज भी इन नाजायज़ कब्ज़ों का सिलसिला जारी है। बोर्ड उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। खुली ज़मीन तो छोड़िए, कब्रों को मुस्मार करके उन पर घरों की तामीर की जा रही है। रियासत नगर की दरगाह बरहना शाह, दरगाह हज़रत सरदार बेग साहब क़िबला और ताज़ा वाक़े में दरगाह शाह खामोश में ये कब्ज़े जारी हैं। हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स ने अपने घर की बाउंड्री में उन खबरों को ले लिया है, जिसमें आप उन खबरों को देख सकते हैं। शायद इसका और उस अतराफ़ के सारे घरों का खबरों पर ही तामीर की गई है। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि खबरों की बेहुरमती ना हो। अपने नाजायज़ ताल्लुक़ात का पता चल जाने पर एक 55 साला खातून ने आशिक के साथ मिलकर अपनी बहू का कत्ल कर दिया। ये वारदात रियासत तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में पेश आई। परगी मंडल के नक्सल मौजे की रहने वाली 51 साला मंगम्मा अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। उसका शौहर चंद साल कबल फौत हो गया। इस दौरान उसके नाजायज़ ताल्लुक़ात नफीस नामी नौजवान से कायम हो गए। उसने एक रात अपने आशिक को घर बुला लिया था। उसकी बहू ने उसे देख लिया और अपने शौहर से शिकायत की वार्निंग दी। मंगम्मा को खौफ हो गया कि नाजायज़ ताल्लुक़ात के अफशा पर उसका आशिक उससे दूर हो जाएगा और बेटा शायद उसे घर से निकाल देगा। उसने आशिक के साथ मिलकर अपनी बहू को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इतवार की रात जब बहू सो रही थी, सास और उसके आशिक ने मिलकर बहू का गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया। एक खौफनाक वाक़े में जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले के मंडल मैलावरम के गांव वेद्रोबीदम में पेश आया। 4 अफराद चाकू के हमले में ज़ख्मी हो गए। ख़ानदान के आपसी झगड़े में एक शख्स ने यह हमला किया। वीरोबेदम के कोलुसु कुंडाला
राव की 3 बेटियां हैं। उनकी बड़ी लड़की धनालक्ष्मी की शादी वीराला राम बाबू से हुई थी। इन दोनों का एक बेटा और एक बेटी भी है। राम बाबू हर दिन धनालक्ष्मी से डाउरी की शक्ल में दी गई ज़मीन को बेचने के लिए झगड़ा करता था। इतवार की शाम धनालक्ष्मी अपने बाप के घर आई थी। इस तनाजुर में राम बाबू पीर की सुबह 4 बजे ससुराल आया और अपने सास, ससुर और बीवी और साली पर चाकुओं से हमला कर दिया। इन चारों जख्मियों को मेलावरम सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में इन जख्मियों को विजयवाड़ा के दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर कुंडला राव की दौरान इलाज मौत हो गई, जबकि कुंडला राव की बीवी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सब इंस्पेक्टर राम बाबू ने बताया कि एक केस दर्ज करके तहकीकात की जा रही है और खाती को पकड़ने के लिए खुसूसी टीम तरतीब दी गई है, जो खाती को तलाश कर रही है और वो इस वक्त मफरूर बताया जा रहा है। कोरटला टाउन में 3 दिन कबल लापता होने वाले एक मुअम्मर शख्स की नाश नाले में बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक 3 दिन कबल 75 साला राजा मल्लैया अचानक लापता हो गया था। उसके घर वालों ने काफ़ी तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चल सका। आज राजा मल्लैया की लाश रविंद्र रोड के नाले में बरामद हुई। समझा जाता है कि 3 दिन कबल कोरटला में हुई शदीद बारिश के दौरान राजैया पानी में बह गया। तमाम पुलिस इसकी मौत की तहकीकात कर रही है। मालूम हुआ है कि राजैया का जहनी तवाजुन भी ठीक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी कारकुनों ने सिद्दीपेट में डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का मुतालबा करते हुए वजीर फाइनेंस हरीश राव का अलामती पुतला नजर आतिश किया और हुकूमत हरीश राव और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी कारकुनों ने वजीर फाइनेंस हरीश राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये सिद्दीपेट में कई सालों से रुकन असम्बली और गुज़िश्ता 7 साल से काबीनी वजीर रहने के बावजूद सिद्दीपेट में कमज़ोर तबक़ात को डबल बेडरूम व मकानात फराहम करने में नाकाम रहे। पुलिस ने बीजेपी कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। सीनियर कांग्रेसी कायद साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मैया ने मरकज़ की बीजेपी और रियासत की टीआरएस से सवाल किया कि वो किस तरह हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पुन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में $100 फ़ी बैरल क्रूड ऑयल था और कांग्रेस ने 50 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल अवाम को फराहम किया, जबकि आज क्रूड ऑयल $50 से कम है और पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है। पुन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि डीजल की कीमतों में इजाफा किसानों की माशी हालत को बदतरीन बना रहा है और पकवान गैस में इजाफे से 80 करोड़ ख़ानदान मईशत को बर्बाद कर रहा है। 7 साल बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में है और 7 साल केसीआर का टीआरएस गवर्नमेंट स्टेट में है। क्या ये दोनों पार्टियां सेंटर में और स्टेट में प्रजाहित से काम कर रही है? क्या मैं ये मुद्दा नहीं लेके आता हूँ। इलेक्शन से पहले क्या बोले, अब क्या कर रहे हैं, ये नहीं लेता हूँ। वो भी बात करेंगे, डिबेट करेंगे, मगर आज डिबेट करने का है। जनता को मालूम होना है क्या मोदी गवर्नमेंट एंड केसीआर गवर्नमेंट प्रजाहित में है क्या। आज देखिए, क्रूड ऑयल जब $100 से ज़्यादा था कांग्रेस गवर्नमेंट में, जनता के लिए 50 रुपये में पेट्रोल डीजल मिलता था। क्रूड ऑयल कम होने पर भी, होने के बाद भी ये गवर्नमेंट में ये 50 से। आज गुजरात के सूरत में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब खुदुदरा की विवा पैकेजिंग कंपनी में आग का वाक़या पेश आया। आतिश ज़दगी में तकरीबन 125 मजदूरों को बहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि 2 मजदूरों की मौत वाक़ हो गई। कई फायर टेंडर्स की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मालूमात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूर 5वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। जब आग लगने का वाक़या सामने आया तो कुछ कारकुनों ने मुबैना तौर पर अपनी जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।